औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे टू बी एंशंट चाइना। अर्ली टाइम्स इन एशिया, एशिया के जो शुरू के दिन थे बड़े सग़ीर के, जब अभी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन इस पर थी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम नहीं था। एंशंट चाइनीज सिविलाइजेशन बिगिन इन 16,000 BCE। BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 6,000 साल पहले जो हमारा कदीम चाइना है, उसकी जो सिविलाइजेशन थी, आबादी थी, वो स्टार्ट हुई। व्हेन पीपल सेटल्ड इन द वैली ऑफ द येलो हांगही रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर दो दरिया बह रहे हैं, आपको नीचे जो नज़र आ रहा है मैप, इसके अंदर दो दरिया हैं। एक येलो रिवर है जिसका नाम हांगही है, और वो बह कहाँ रहा है, जनूब वेस्ट की तरफ, जनूब मशरक़ मग़रबी इलाके की तरफ। और दूसरा दरिया है यंगत्ज़ी रिवर इन द साउथ, और ये साउथ की तरफ, हमारे शुमाल की तरफ बह रहा है उस चाइनीज़ सिविलाइजेशन के। ये दोनों दरिया हैं। इन दोनों दरियाओं के अंदर ये वैली थी। एक तरफ से एक दरिया जा रहा था, एक तरफ से एक दरिया जा रहा था, और ये वैली दोनों दरियाओं के दोनों तरफ फैली हुई थी। आपको नीचे मैप में रेड कलर का उन्होंने मार्किंग की हुई है बाकायदा, चारों तरफ उसकी जितनी जगह इस वैली ने घेरी हुई थी। तो जैसे दो दरियाओं के बीच में पहले हमारी इंडस वैली थी, या हमारी मेसोपोटामियम थी, वो भी दो दरियाओं के बीच में थी ना, तो ये भी दो दरियाओं के बीच में है। However, no written account of this period is available to historians and archaeologists। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी के पास भी ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं है जो किसी तारीखदान, जिस तरह हमारे हिस्टोरियंस लिखते हैं ना कि भाई ये यहाँ इतने लोग आबाद थे, या यहाँ पर वो ये खाते पीते थे, या उनके पास प्रूफ हो पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ, वो नहीं है। लेकिन इनकी जो बाकियात मिली है ना, वहाँ पर इनके खंडरात या कुछ भी बचा हुआ, वहाँ पर थोड़े से भी कोई निशान बचे हुए मिले हैं, तो बस इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है उन टूटे बर्तनों को चेक करके आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि यहाँ पर चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी जो कि 6,000 साल कबल मसीह मौजूद थी। लेटर पीपल started cultivating this fertile land with stone and wooden tools। अब ये कल्टिवेटिंग लैंड थी, क्यों? क्योंकि ये दरियाओं के पास थी, और दरियाओं के आसपास जितनी मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है, वो एलोवियल सॉइल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मिनरल कंटेंट उसके अंदर होता है, वहाँ बहुत अच्छी फसलें उगती हैं। तो लोगों ने पत्थर से बने हुए टूल्स और लकड़ी से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर ज़राअत का काम शुरू किया, फसलें उगाना शुरू की। दे ग्रो मिलेट एंड राइस एंड रेज एनिमल्स फॉर अ लिविंग। अब उन्होंने वहाँ पर बाजरा उगाया, मिलत जो होती है वो बाजरे को कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने चावल उगाए वहाँ पर, और जानवरों को रखा अपने पास, ताकि वो मवेशी ज़्यादा पालते थे, ताकि उनसे सवारी का भी काम लें, उनको खाने का भी, दूध मक्खन वगैरह भी उनसे हासिल करें। एंशिएंट चाइनीज़ वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय माउंटेन, डेजर्ट्स एंड ओशंस एंड हैड वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये बिल्कुल मिस्र की जो कहानी थी ना, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है मिस्र की, वो भी ऐसे ही अलग थे सारे ना बाकी लोगों से। तो क्या हुआ कि ये लोग भी कटे हुए थे, इनके चारों तरफ पहले डेजर्ट था, फिर पहाड़ थे, फिर अंदर आ जाएं तो दरिया थे, तो वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ये कटे हुए थे, और ये समझते थे कि शायद हम ही पूरी दुनिया पे, हम सेंटर हैं और दुनिया पे कोई लोग आबाद नहीं है। यानी इस हद तक ये आइसोलेट हुए थे, अकेले थे इस इलाके के अंदर, क्योंकि वो जो सहरा है या पहाड़ हैं, उनको क्रॉस करके ये दूसरी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते थे ना। इनके पास उस तरह की चीज़ें थीं कि ये पहाड़ों को काटते या पहाड़ों को क्रॉस करते, या सहरा में इतनी देर सफ़र कर सकते बगैर पानी के, या कोई मैप शैप इनके पास होता, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। इसलिए बाहर की दुनिया से ये बिल्कुल कटे हुए थे। Due to this, the Chinese developed a very unique and different culture as they were not influenced by any other civilization or culture। और यही वजह है कि इनका जो कल्चर था ना, इनकी जो रहन सहन का तरीका था, वो बाकी सारी दुनिया की जितनी सिविलाइजेशन आई उनसे बिल्कुल अलग था। और क्यों था? क्योंकि ये कभी इस अपनी दुनिया से बाहर निकले ही नहीं, बाहर किसी और सिविलाइजेशन से इनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। चीज़ें और इनकी चीज़ें उन्होंने नहीं ली, उनकी चीज़ें इन्होंने नहीं ली, इनसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा, और बाहर की सिविलाइजेशन ने इनसे कुछ नहीं सीखा। इसलिए जो कुछ भी चाइनीज़ सिविलाइजेशन में है वो उनका खुद का बनाया हुआ है, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर या मुतासर होकर उन्होंने अपने कल्चर को डेवलप नहीं किया है। दे थॉट चाइना वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और उनको सिर्फ ये लगता था कि इस पूरी दुनिया के ऊपर ना सिर्फ हम आबाद हैं, और इस पूरी कायनात के अंदर सिर्फ चाइना ही है जो है मौजूद, बाकी कोई दुनिया नहीं यहाँ रहती। अब जैसे आप इस नीचे देख रहे हैं
मैप के अंदर ये टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना की कि मैप ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन बिटवीन द येलो हांगही एंड यांगत्जी रिवर है। तो ये रेड कलर की मार्किंग आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, उसमें येलो रिवर है और यांगत्जी रिवर बाहर की तरफ से अंदर क्रॉस करता हुआ चाइना सी में गिर रहा है ना, ईस्ट चाइना सी के अंदर, और जैसे येलो री चाइना सी में गिर रहा है। तो ये दो दरियाओं के दरमियान में जो वैली बनती है और आसपास वो यही है। इस तरफ पहाड़ है, एक तरफ समंदर आ गया, एक तरफ डेजर्ट आ गया, गोबी डेजर्ट इनके। तो ये बेचारे कहीं निकल ही नहीं सकते थे बाहर। अब डेजर्ट का कलर भी उन्होंने आपको दिखा दिया कि यहाँ डेजर्ट किस कलर में है, और प्लेन्स जो होते हैं वादियाँ वो भी किस शक्ल में, वो भी इन्होंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। तो ये थी हमारी सिविलाइजेशन का पहला टॉपिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चिया डायनेस्टी 2070 टू 1600 BC। या आपने टाइमलाइन बहुत अच्छे से याद करनी है कि शेंग डायनेस्टी और चिया डायनेस्टी और बाकी जो उनकी डायनेस्टीज़ हैं उनका आपको ये बादशाही दौर, इनका शाही दौर अच्छे से याद हो। अब द चिया और चियास डायनेस्टी इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ हिस्ट्री। अब रवायती तौर पर अगर चाइनीज़ की हिस्ट्री को देखा जाए, तारीख को देखा जाए, तो हमें ये डायनेस्टी जो है ना सबसे पहली वाली मिलती है, जिसको चिया डायनेस्टी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन, एक उनका जो एक तौर तरीका था या रवायत थी या रस्म थी, एक यू हु लेटर बिकेम नोन एज यू द ग्रेट। यू एक कमांडर था एम्परर का, फ़ौज का सिपा सलार था। तो बाद में वो क्या हुआ, बादशाह बना दिया गया। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये यू बादशाह कैसे बना। उसको यू द ग्रेट कहा जाता था उस दौर में। वॉज अपॉइंटेड बाय द एम्परर एट दैट टाइम टू डिवाइस द मैथड टू कंट्रोल फ्लडिंग फ्रॉम द येलो रिवर विच डिस्ट्रॉयड लैंड एंड किल्ड पीपल। उसको बादशाह ने एक जिम्मेदारी सौंपी कि तुम यूँ करो कि ये जो दो दरियाएँ ना, इनकी वजह से हमें हर साल जो सैलाब आते हैं बहुत बड़े बड़े, इससे हमारे लोग मारे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारी जो लैंड है ना, फर्टाइल लैंड और क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो तुम कोई ऐसा हल ढूंढो कि हम इसके पानी को कंट्रोल कर सकें। इट टुक 14 ईयर्स फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट कनाल टू लीड द वाटर फ्रॉम लैंड टू द सी। अब उसको तकरीबन 14 साल लगे उस यू को ये तरीका दरियाफ्त करने में, उसकी नहरें बनाने में और उस पानी को समंदर तक लेके जाने में। यानी समंदर का जितना पानी था ना, समंदर में जितना पानी एक्स्ट्रा होता था ना, कनाल्स बना के उसके थ्रू सैलाब जो आता था वो बड़ी कनाल के अंदर उस पानी को भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था सैलाब की सूरत में। वो उसके फटे खोल दिए जाते थे या उसके जो बंद लगे होते थे उनको तोड़ दिया जाता था। तो पानी फसलों को ख़राब करने की बजाय उसके रास्ते सीधा चाइना के जो समंदर था साथ लगता, वेस्ट चाइना का, वो आप पीछे मैप में देख कर आए हैं, तो वो सारा पानी उधर की साइड पर निकल जाता था। इसके अलावा द एम्पर वॉज वेरी हैप्पी विद हिज अचीवमेंट एंड अपॉइंट हिम टू कमांडर ऑफ हिज आर्मी। अब उसको आर्मी का कमांडरशिप मिल गई, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कमांडर था, लेकिन उस कमांडरशिप से पहले ये एक आम आदमी था। उसके ज़िम्मे बादशाह ने ये लगाया था कि तुम ये पानी जो है ना इसका कोई हल ढूंढो। जब उसने पानी का हल ढूंढ लिया तो 14 साल बाद जो बादशाह उसने खुश होकर इसको अपनी आर्मी का सिपा सलार बना दिया, सरदार बना दिया कि तुम अब मेरी आर्मी को जो है ना वो लीड करोगे। और उसके ज़िम्मे एक और चीज़ लगा दी, वो क्या थी कि जो बाहर के इलाकों से लोग आकर इनको तंग किया करते थे ना, या ऐसे ट्राइब्स थे या कबीले थे जो इनको बहुत ज़्यादा मसला किया करते थे, इनको लूट मार करते थे, तो उनकी आर्मी के साथ इसकी लड़ाई करवाई, ठीक है। और वो फाइट ये जीत भी गया। You defeated the army of a hostile tribe. As a reward, the emperor declared him the heir to his throne. अब क्योंकि बादशाह ने, उसका कोई आगे शायद औलाद नहीं थी, तो बादशाह ने क्या किया, पहले उसको बनाया कमांडर अपने फ़ौज का। और उसके बाद वो इतना खुश हुआ जब वो कमांडरशिप भी उसने बहुत अच्छे से निभाई और उन ट्राइब्स को मार निकाला, उनकी फ़ौज को जो है ना नुकसान पहुंचाया, उनको हरा दिया। तो बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि तुम अब मेरे मरने के बाद इस तख्त के ऊपर तुम बैठोगे, यानी अब तुम बादशाह बनोगे अगर जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा। मैं इतना खुश हुआ हूँ तुमसे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ चिया डायनेस्टी एंड रूल्ड इट फॉर 45 ईयर्स। और जब वो बादशाह मर गया उसके बाद यू जब बैठा ना उसके तख्त के ऊपर, तो उसने फिर 45 साल उस तख्त के ऊपर राज किया और शिया डायनेस्टी की बुनियाद रखी। द Jia dynasty was overthrown by Zhu Li, who led a rebellion against the cruel rule of Jia's emperor Jia's wife. अब हुआ क्या, जब 45 साल उसने मतलब राज किया ना यू द ग्रेट ने, उसके बाद जो बादशाह बैठा उसका नाम था जिया, और उसकी जो बीवी थी ना वो बड़ी जालिम थी। उसको
उसको कहते हैं कि वो वजह बनी इस डायनेस्टी के फॉल की, ओवरथ्रोन होने की, क्योंकि उसकी वजह से ही तमाम जो है ना ये डायनेस्टी वो नुकसान में जा रही थी, या वो बहुत क्रूअल थी, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को नुकसान दे रही थी, या टैक्सेस ले रही थी, या जो भी कर रही थी। तो इस डायनेस्टी को जो सवाल आया ना, वो जो दूसरा एम्परर आया ना यू के बाद आया, उसका नाम था जिया, उसकी ये बीवी थी, जियाज़ वाइफ। तो उसने इस डायनेस्टी को तबाही के दहाने पर लाया। और जूली था जिसने आर्मी की बगावत ये होती है कि अगर आप जैसे कि इमरान ख़ान को उसकी वजारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ना, इसी तरह इस जिया की वाइफ को वजारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसकी अपने आर्मी के बंदे उठे, उनमें जूली था, वो कमांडर था या जो भी था उस दौर में, वो उठा और उसने सारे उसके इर्द गिर्द आर्मी ला के तो उसको कभी तुम ये रूल छोड़ दो, हमारे मुल्क की जान छोड़ो, ख़त्म करो, अब हम इसके ऊपर रूल करें। उसके बाद जूली ने एक नई डायनेस्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम था शैंग डायनेस्टी। जूली देन फाउंडेड द चैंग डायनेस्टी। और चैंग डायनेस्टी फिर जूली ने जिसने उसकी बीवी को पकड़ लिया था ना और कहा था भी तुम उतर जाओ इस स्टेट पे से, तो वो उसकी जगह आकर बैठा और उसने फिर चिया डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया शैंग डायनेस्टी। अब ये 1600 से लेके 1046 BCE तक जाती है, यानी बिफोर क्राइस्ट से तकरीबन ये आप देख लें कि कितने सौ साल पहले की है। ड्यूरिंग द शैंग डायनेस्टी अ सोशल सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ द किंग, गवर्नर्स, नोबल्स एंड मैसेज वो एस्टेब्लिश्ड। अब पहले क्या था, सिर्फ एक बादशाह रूल किया करता था, वो उसी के हर चीज़ उसी के ज़िम्मे होती थी। अब इसने क्या किया, इसने उस चीज़ को सोशल सिस्टम में कंप्राइज किया, तब्दील कर दिया और गवर्नर्स बनाए उन, और उमरा के एक अलग शोबा रख दिया, और दूसरे मैसेज जो थे ना वो इस्टेब्लिश किए, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबको जिम्मेदारियां दे दी, और उस रूल को प्रॉपरली लेकर चला जिस तरह होना चाहिए था। यानी सिर्फ अपनी जो है ना वो अपने आप को नहीं ऊपर रखा, बाकी और चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चला है। देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। अब उनका जो मेन शोबा था ना जिसमें वो उनको महारत हासिल थी, वो यही पेशा इख्तियार किया हुआ था उन्हें, एग्रीकल्चर का, ज़राअत का, यानी खेती बाड़ी करते थे। द सोसाइटी ऑल्सो हैड एन एस्टेब्लिश्ड कैलेंडर विद 360 डेज ए ईयर एंड 12 मंथ्स ऑफ 30 डेज ईच। यानी 6000 साल पहले आप देखें, हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 6000 साल पहले इस कैलेंडर को वो बना चुके हुए थे, और उन्होंने 360 डेज़ रखे थे, हमारे 365 हैं, उन्होंने 360 का बनाया था, और 12 महीने थे उनके, और 30 दिन का हर महीना उन्होंने रखा हुआ था, इस हिसाब से 360 का वो बना। और आप देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशन तकरीबन जितनी सिविलाइजेशन आई हैं सब ज़राअत से मुंसलिक थी, तभी वो बहुत ज़्यादा फली फूली आगे बढ़ी। अब हम लोगों ने क्या किया, ज़राअत को सबसे पीछे रखा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ों में हम एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाकी चीज़ों में कहाँ एडवांस होना है, हम सिर्फ टिकटॉक और बाकी उल्ट पुल्ट अला बला चीज़ों में एडवांसमेंट ला रहे हैं, बजाय इसके कि ज़राअत में हम चलें, हमें वहीं से प्रॉस्पर हम हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी चल सकती है। आगे चलते हैं। एंड दे ऑल्सो न्यू बोथ द सोलर एंड लूनर कैलेंडर्स। अब वो ना सिर्फ उन्होंने अंग्रेज़ी साल के बारे में उनको पता था, जिस तरह हम कैलेंडर देखते हैं हमें पता आज जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये था अंग्रेज़ी साल उनको पता, और इसके अलावा वो चाँद और सूरज की जो तब्दीली होती थी ना उसके बारे में भी उनको पता था कि चाँद कितने दिनों में बढ़ता और घटता है। जैसे हमारा इस्लामी साल है ना, इस्लामी कैलेंडर, वो चाँद को देख कर चलता है। और इसके अलावा वो सोलर जितनी मूवमेंट थी, सूरज की जितनी, यानी जो भी एक्लिप्स वगैरह लगना है, वो सब इनको पता होता था कि भाई अब इस साल कितने चांद ग्रहण और कितने सूरज ग्रहण लगेंगे, विच वर लेटर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स इंटर कैलरी कैलेंडर, उसके बाद इन्होंने ये तीनों कैलेंडर आपस में मिक्स करके ना, यानी अंग्रेज़ी वाला भी, 12 महीनों वाला भी, चांद सूरज वाला, सारा बना के एक इंटर कैलरी कैलेंडर, यानी एक ही कैलेंडर पे लिखा होता था आज चांद की इतनी तारीख है, सूरज की इतनी तारीख है, और अंग्रेज़ी महीने की इतनी तारीख है, यानी वो हर डे के हिसाब से वो चीज़ ऊपर तहरीर होती थी। द शैंग ऑल्सो वर्कड विद ब्रॉन्ज मेटल एंड एक्वायर्ड मास्टरी इन मेकिंग ceremonial pots and vases and domestic articles such as cooking utensils out of bronze। अब सबसे ज़्यादा इनको दूसरी जो एग्रीकल्चर के बाद किसी चीज़ में महारत थी, तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा जो ब्रॉन्ज है ना, तांबे के अंदर, तांबे की जो धात है उसमें बड़ी ज़्यादा महारत हासिल की हुई थी। वो इससे बड़े बड़े खूबसूरत पॉट्स बनाते थे, और जो शादी ब्याहों में वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते थे, और गमले, और इसके अलावा घर के इस्तेमाल की चीज़ें, उसमें छुरियाँ भी थी, बर्तन भी थे, खाना पकाने के लिए जो बर्तन थे वो भी सब इसी धात से बनाए जाते थे, कॉपर से, सॉरी, ब्रॉन्ज से बने होते थे। ऑल्दो नो लिटरेचर वॉज फाउंड फ्रॉम द एरा येट देयर आर इंस्क्रिप्शन सच एज द फैमिली नेम्स एक्सेट्रा वगैरह। वैसे तो कोई लिटरेचर इनसे हमें नहीं मिलता कि वो
किस तरह अपनी गवर्नमेंट को चलाते थे, या उन्होंने क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस रखे हुए थे, या आर्मी को किस तरह वो बैकअप करते थे। लेकिन हमें थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट मिलती हैं जिनमें हमें नामों का पता चल सकता है कि भाई किसी बादशाह का क्या नाम था, या ये चीज़ किससे मुंसलिक है, किसके नाम की है। उन चीज़ों के ऊपर वो नाम जो है ना वो लिखे होते थे, या कार्व हुए हुए होते थे, गुंदा किए होते थे उन्होंने ऑन बोन्स एंड टॉर्टाइज शेल्स, विच शोज़ दैट द सोसाइटी हैड ऑलरेडी डेवलप्ड अ राइटिंग स्क्रिप्ट। अब या तो वो लिखी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी टर्टल के शेल के ऊपर, क्योंकि टर्टल शेल जो है ना वो काफ़ी मज़बूत होता है। और इसके अलावा उन्होंने किस चीज़ के ऊपर ये सारी इंस्क्रिप्शंस रखी हुई थी, जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं ना जानवरों की, उनके ऊपर ये चीज़ें लिखकर अपने पास रखी हुई थी। तो बस जो हमें उनके नवादरात मिले उनमें से हमें ये पता चल गया है कि इनको ये सब आता था करना। और ये कांसी के बने हुए थे, जो जो भी टूल्स थे इनके खाने पीने के। एक तो तांबा होता है ना, तांबा नहीं कह सकते इसको, कांसी है ये, क्योंकि तांबा तो कॉपर को कहा जाता है। तो ब्रॉन्ज जो होता है ना, ये कांसी भी एक मेटल है। अब आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ब्रॉन्ज कुकिंग वेसल्स फ्रॉम द शैंग पीरियड, टॉर्टाइज शेल फ्रॉम द शैंग डायनेस्टी, अर्ली चाइनीज़ राइटिंग ऑन ब्रॉन्ज, और एन ऑर्नामेंट फ्रॉम द शैंग पीरियड। तो ये सारी आपकी पिक्चर्स जो है ना आप देख सकते हैं, आपकी अपनी किताब में मौजूद है ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताई हैं। इसके बाद विच शोज़ दैट द सोसाइटी हैड ऑलरेडी डेवलप्ड अ राइटिंग स्क्रिप्ट। अब उनकी लिखावट तो हमें पता चल गई कि वो किस अंदाज से लिखते थे, किस तरह राइटिंग्स थी उनकी। दे कुड ऑल्सो यूज़ बोज एंड एरोज स्किलफुली एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। अब क्या है कि इसके अलावा एक और जो काम उनको आता था ना वो ये था कि वो बड़े खूबसूरत तरीके से तीर अंदाज़ी करते होते थे, बहुत महारत रखते थे, तीर अंदाज थे वो। और इसके अलावा वो घोड़े चैरियट्स की शक्ल के अंदर, ग्रुप्स की शक्ल के अंदर दौड़ाना और उन घोड़ों को अच्छे तरीके से ट्रेन करना, ये उनको बहुत अच्छे से आता था। तो ये हो गए हमारे दो टॉपिक्स। अभी तक हमने दो डायनेस्टीज पढ़ी हैं, इसकी बाकी डिटेल अगली वीडियो में होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।